आज हम एमपी सेट के लिए इकोसिस्टम फिजियोलॉजी की यूनिट देखेंगे। इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे डिफिनेशन किसने दी है इससे रिलेटेड, या फिर कुछ कंपोनेंट्स के नाम भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी क्या होता है? तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो उनका इंटरेक्शन अबायोटिक कंपोनेंट के साथ, जैसे कि एयर, वाटर, इन सब के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, जिस पर वो डिपेंड होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो दोनों आपस में मिलकर एक इंटरेक्शन शो करते हैं, और जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इंटरेक्शन विद इन द बायोस्फीयर प्रोड्यूस अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। अब हम इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। इकोसिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स। अब इसके कुछ कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जैसे कि फूड चेन है, फूड वेब है, या एल्टोनियन पिरामिड से, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम उनको एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फूड चेन। फूड चेन क्या बताता है? ये एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, जिनके थ्रू वो अपना फूड और एनर्जी को गेन करता है, और वो या फिर उस एनर्जी और फूड को एक से दूसरी टॉपिक लेवल पे कन्वे करता है। हम देखेंगे कि जितने भी लेवल होते हैं फूड चेन के, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि अगर प्लांट्स है तो वो एक ट्रॉफिक लेवल है, उसके ऊपर डिपेंडेंट अगर कोई हिरण है तो वो भी एक ट्रॉफिक लेवल है, या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट कार्निवोर है तो वो भी एक ट्रॉफिक लेवल होता है। A food chain may end at any trophic level but it never exits beyond 4 or 5 successive trophic levels। मतलब कि अगर फूड चेन की कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, 5 या 6 से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कई से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल इसके पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब कि फूड चेन क्या है? इज़ लाइक अ सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। मतलब कि या तो वो किस पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, या किस कोई और उनके ऊपर डिपेंड है एज अ फूड। तो ये तब पूरा मिलकर एक फूड चेन बना लेता है। फूड चेन में 2 टाइप की फूड चेन होती है। इनसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर भी सेट में, कि डेट्रियस फूड चेन के बारे में कुछ डिटेल में आया था। तो 2 तरह की फूड चेन्स होती हैं। फर्स्ट होती है ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी होती है डेट्रियस फूड चेन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेजिंग जो फूड चेन होती है उसमें क्या होता है। ये जो होती है ग्रेजिंग फूड चेन, स्टार्ट होती है सबसे पहले प्रोड्यूसर से, उसके बाद हर्बीवोर, देन कॉर्निवोर। इस तरीके से होता है, जैसे कि फ्लावर, बटरफ्लाई, स्पाइडर, बर्ड्स। फ्लावर पे फीड करने वाली बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई पे फीड करने वाले स्पाइडर, स्पाइडर के बाद बर्ड्स, स्पाइडर को बर्ड्स खा लेते हैं। अगर हम किसी ग्रास फूड चेन की बात करते हैं तो ग्रास पर डिपेंडेंट ग्रास होपर है, उसके बाद फ्रॉग, स्नेक एंड पिकॉक। ये मैक्सिमम इनके 5 टॉपिक लेवल हमने देख लिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम किसी वाटर बॉडी की बात करें तो एल्गी है, एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट प्रोटोज़ोन है, प्रोटोज़ोन को क्रस्टेशियन फिर कहते हैं, क्रस्टेशियन को स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश को लार्ज फिश एज अ फूड लेती है। अगर हम फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन या ज़ूप्लैंक्टन फीड करते हैं, उसके बाद कोई क्रस्टेशियन उस पर फीड कर देते हैं, या फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कोई प्रेडेटर्स आ जाते हैं। मतलब कि हम बात करते हैं तो प्रे और प्रेडेटर, यही कॉन्सेप्ट चलता है एज फूड चेन के अंदर। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। इंसेक्ट्स में अगर देखो तो इंसेक्ट्स को छोटी फिश खा सकती है, उसको लार्ज फिश कर सकती है, या फिर नॉर्मल इंसेक्ट को कोई दूसरा इंसेक्टिवर्स, जो भी इंसेक्टिवर एक ट्रॉपिक लेवल है वो उस पे फीड करता है, उससे बड़ा कोई लेवल उस पे फीड करेगा। और ग्रास, डियर, टाइगर, ये तो कॉमन है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेट्रियस फूड चेन में। अब हम जब डेट्रियस फूड चेन की बात करते हैं तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे लेवल में बढ़ती है। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर स्टार्टिंग जो टॉपिक लेवल है वो डेट्रियस फीडर से स्टार्ट होगा, जो कि डेट्रियस के ऊपर फीड करते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है कि एग्जांपल के लिए इसमें अर्थवर्म का दिया हुआ है कि अर्थवर्म जो रहता है वो मिट्टी वगैरह और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं उन पे फीड करता है। अब उस अर्थवर्म को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को पिकॉक। मतलब कि ये जो फूड चेन है ये प्लांट्स से स्टार्ट ना होकर किसी ऐसे कंपोनेंट से स्टार्ट हो रही है जो कि डेट्री, जिसको हम डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, पूरे इस तरीके से होता है। इसमें इसमें एनर्जी का फ्लो रहेगा वो डेट्रियस से पिकॉक की तरफ जा रहा है। पैरासाइट डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल सिंस दे फीड ऑन प्रोड्यूसर, हर्बीवर एज वेल एज कॉर्निवोर, जैसे कि एफिड, टिक्स, माइट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनका कोई एक फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है, क्योंकि वो
प्रोड्यूसर पे भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि एफिड्स होते हैं वो हर्बीवोर्स पे लगे होते हैं। इसके अलावा हर्बीवोर्स पे जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर हमने एफिड्स देखे हैं। इस तरीके से हर्बीवोर जैसे कि गाय वगैरह है तो वो हर्बीवोर्स है, लेकिन उनके ऊपर टिक्स वगैरह लगी हुई रहती है, माइट्स हैं। तो ये सभी ट्रॉफिक लेवल पर होती है, इसलिए पैरासाइट का इनका कोई फिक्स्ड ट्रॉफिक लेवल नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। There are group of species belonging to particular trophic level with which exploit common resource base in a similar manner and are called guild, grazing animals, browsing animals। इस तरीके से उन्हें ग्रिड बोल सकते हैं, मतलब जिनका कि एक कॉमन रिसोर्स रहता है उसे हम गिल्ड बोलते हैं। जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स जितने भी होते हैं उनका एक कॉमन सोर्स है फूड का, कि हाँ वो घास खाते हैं। ब्राउजिंग एनिमल्स जो कि चरते हैं। इस तरीके से फूड चेन है, इस तरीके से वो पूरा का पूरा एक हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ अनकंट्रोल्ड हंटिंग ऑफ टाइगर इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर्स विच विल देन डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन बैलेंस एंड द फूड चेन गेट डिस्ट्रॉय। मतलब कि अगर हम अनकंट्रोलेबल हंटिंग कर देंगे टाइगर की तो क्या होगा, डियर जिसके ऊपर टाइगर फीड करता है उनकी भी ऑटोमेटिकली जो उनकी संख्या होगी वो भी बढ़ जाएगी, और ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, जितना भी वेजिटेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे कि हमारी फूड चेन क्या होगी, इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, इसमें कई सारी फूड चेन्स का एक पूरा नेटवर्क फैला होता है। इस तरीके से हम उसे वेब कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, इस पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कई लेवल है। प्राइमरी प्रोड्यूसर में पाइन, मेपल, बाल्सम, फिर एस्पन, वाइट बर्च, एक्वेटिक प्लांट्स, इस तरीके से चीज़ें दी हुई है। उसके बाद जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उसके अंदर हमने देखा है कि जो ये स्नो शू हेयर है ये पाइन वाले प्रोड्यूसर पे भी फीड करता है, मेपल पे भी फीड कर लेता है। इसके अलावा ये एस्पेन एंड वाइट बर्च पे भी फीड कर लेता है। और इस प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर जो हमारे सेकंड कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि ग्रे वुल्फ फीड कर सकता है, रेड फॉक्स भी फीड कर सकती है। मतलब क्या होता है कि कई सारी फूड चेन जो रहती है वो आपस में कनेक्टेड होकर एक फूड वेब बना लेती है। जैसे कि हम इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फूड वेब हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन टेस्ट, प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स एट each trophic level. For example, if frogs eat insect not only on one variety but on almost every variety. Frogs are also eaten up by many carnivores as snake, eagles, etc. मतलब क्या होता है कि फ्रॉग ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही तरह के इंसेक्ट को खाएगा, वो कई तरह के इंसेक्ट को खा सकता है, बहुत सारी वैरायटी के फूड ले सकता है। उसी तरह से फ्रॉग को खाने वाले कार्निवोर्स जितने भी हैं उसमें एक स्नेक वाली फूड चेन भी हो सकती है, एक ईगल वाली फूड चेन भी हो सकती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक रेबिट को खाने के लिए एक वुल्फ भी खा सकता है उस रेबिट को, और एक फॉक्स भी खा सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी कॉमन फूड चेन है, डिफरेंट डिफरेंट फूड वेब जो होते हैं, एक डिफरेंट चेन्स जो होती है वो आपस में कनेक्ट होकर पूरा फूड वेब बना लेती है। मतलब ये आपस में लिंक्ड रहते हैं, काफ़ी इंटरकनेक्टेड। तो ये फूड चेन और फूड वेब का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि इनको हम एल्टोनियन पिरामिड्स क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको एल्टोन ने दिया था। इन पिरामिड्स के बारे में जितनी भी डिटेल दी थी वो हमें एल्टोन ने दी थी, इसलिए हमें एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं। It is the graphical representation of different trophic levels in a pyramid. Base always represent first trophic level and the successive levels are made towards the apex. मतलब कि जब हम एक पिरामिड ड्रॉ करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा बेस रहता है वो एक प्राइमरी प्रोड्यूसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो कंज्यूमर का आएगा, उसके ऊपर जो फीड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल्स चलता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एल्टोनियन पिरामिड है उसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा ही एक प्रोड्यूसर या प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। अगर हम पिरामिड देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास, इसके बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की, तो हम देखते हैं इसमें इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। एट ईच ट्रॉपिक लेवल देयर इज इंक्रीज इन साइज and decrease in number of organism because of their slow reproduction. In most of the cases pyramid of number is upright but can be inverted pyramid too. मतलब होता क्या है कि जो नंबर का पिरामिड रहता है वो हमेशा अपराइट रहता है, लेकिन किसी किसी केसेस में वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। हम देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं ऐसे। सबसे पहले हमने देखा है
कि नंबर के बेसिस पर, मतलब कि अगर किसी हम बात करते हैं किसी ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो ग्रासेस की होगी, उसके बाद संख्या जो होगी प्राइमरी कंज्यूमर की होगी, उस पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हम हिरन मान लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, हिरन के ऊपर फीड करने वाला मान लेते हैं हम, कोई उससे शेर खा रहा है तो उस शेर की संख्या उससे भी कम होगी। तो इस तरीके से इनका जैसे-जैसे इनका लेवल ऊपर की तरफ जाते जाएँगे, इनकी संख्या में कमी होती जाएगी, इनका नंबर डिक्रीज़ होता रहता है। इनका जो बेस है हमेशा ब्रॉड होगा, ठीक है? नेक्स्ट वन आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा अपराइट बनेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी का हम देख रहे थे। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिंडमान, अगर हम लिंडमान के अकॉर्डिंग देखें, ओनली 10% ऑफ केमिकल एनर्जी इज रिटेन्ड and each trophic level. The length of food chain is an ecosystem is limited to 3 to 4 trophic level because there is a tremendous loss of energy at successively highly trophic levels, and residue energy decreases to such an extent that no further trophic level can be supported. इसमें दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जिसका जो एनर्जी जो हमेशा 10% का जो लॉ दिया था वो लिंडमान ने दिया था। इसके अलावा जो एनर्जी का पिरामिड होता है कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। बायोमास का और नंबर का पिरामिड फिर भी किसी किसी केस में इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन एनर्जी का ऑलवेज अपराइट। सच अ पिरामिड टेक इनटू अकाउंट टोटल नंबर, साइज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ट्रॉपिक लेवल्स टुगेदर। अब इसमें जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, तो जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में हमारे पास एनर्जी थी 10,000 जूल, लेकिन क्या हुआ, ओनली उसका 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, 1000 जूल। उसका 10% हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के पास गया 100 जूल, और टर्शियरी कंज्यूमर के पास आते आते मात्र वो 10 जूल बच गया। तो एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम एनर्जी के लिए उसमें रूल्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 10% जो एनर्जी वो हर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ही पहुँचेगी, मतलब बाकी सारी क्या होती है उसमें लॉस हो जाती है। नेक्स्ट आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास आर कंपेरेटिवली मोर फंडामेंटलिज्म एज अ रीजन इफ दे इंस्टेड ऑफ जियोमेट्रिक फैक्टर शो द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट बट कैन बी इन्वर्टेड पिरामिड। अगर हम बायोमास की बात करते हैं तो अगर हमारे पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वजन किस चीज़ का होगा, अगर हमने एक एरिया में 10 पेड़ लगाए हैं, उस 10 पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट अगर उस 10 पेड़ को खाने वाले कुछ गाय हैं, कुछ हिरण हैं, इस तरीके से कुछ हर्बीवोर्स हैं जो उस पे फीड करते हैं, तो हमारे पास बायोमास किसका ज़्यादा है, उस प्रोड्यूसर्स का बायोमास हमारे पास, जिसका वज़न, उसका वेट हमारे पास ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कौन हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर का वज़न ज़्यादा हो गया। उसके ऊपर फीड करने वाले जैसे कि हिरण, उनका वज़न उससे थोड़ा कम है तो उसका मान लेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर। इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जो फूड चेन होती है उसके अंदर भी जितने भी, जैसे कि अगर हम टॉप कॉर्निवोर की बात करें, जैसे कि हमने एक टाइगर ले लिया तो उस टाइगर के ऊपर फीड करने वाला दोबारा कोई नहीं है, तो उस टाइगर की का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी कम होगा, मतलब कि वज़न के हिसाब से टाइगर इतने ज़्यादा नहीं होंगे उस वाले इकोसिस्टम में। अगर पेड़ पौधे अगर उस इलाके में 200 है तो टाइगर मुश्किल से 1 या 2 होगा। तो वज़न के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है कि जो पिरामिड होता है बायोमास का पिरामिड, उसमें जैसे-जैसे ऊपर की तरफ जाएँगे तो वज़न क्या होता है, कम होता रहता है, कि इन्वर्टेड भी हो सकता है किसी-किसी केस के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स और इन अ कंपोनेंट पॉपुलेशन इज नोन एज अ स्टैंडिंग क्रॉप। मतलब कि जितना भी लिविंग मटेरियल है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर और एक पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम उसका स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। अब हमारे सामने दे रखे हैं एल्टोनियन पिरामिड्स हैं, ठीक है। जो पिरामिड जो नंबर का जो पिरामिड है वो ऊपर भी हो सकता है, मतलब कि अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। बायोमास भी दोनों हो सकते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यहाँ पर कुछ सिंबल्स ये हैं, आप पहचान सकते हैं। पी यानी प्रोड्यूसर होता है, पी सी यानी प्राइमरी कंज्यूमर, एस सी यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टी सी यानी टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम इसके एनर्जी फ्लो मॉडल्स और ये सब देखेंगे।